नमस्कार दोस्तों इन दिनों में मैं थोड़ी सी चुनावों की चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहूँगा। इन दिनों में चुनावी सरगर्मी है, तो उससे जुड़ी जो एक हाशिए पर सिसकती हुई खबरें पड़ी हैं उनको हमें ज़रा मुख्य धारा में ले आना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिलचस्प हैं जिनका हम ध्यान नहीं देते। मैं आज थोड़ी सी बात आपसे रायबरेली के बारे में करना चाहता हूँ। रायबरेली चर्चा में हमेशा रहा है और रायबरेली के बारे में, लेकिन ये है कि चर्चा में जब भी कभी संवाद होता है या रिपोर्टर्स अपनी डायरी वहाँ की देते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें उनसे छूट भी जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा हावी सदा जो वर्तमान करंट जो इवेंट्स हैं, जो वर्तमान घटनाएं हैं, घटनाक्रम है, वो ज़्यादा हावी हो जाता है। इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँगा कि रायबरेली से पहला सांसद कौन था, इस बात का जिक्र बहुत कम हुआ है और ये भी आपको अच्छा लगेगा, दिलचस्पी का एक मरकज़, एक केंद्र बनेगा कि रायबरेली से पहला चुनाव जीता था फिरोज़ गांधी ने। रायबरेली से पहला चुनाव फिरोज़ गांधी ने जीता था और अपने बूते पर और अपनी लोकप्रियता के आधार पर जीता था। और उस समय भी चर्चा ये होती थी कि यद्यपि उस काल के प्रधानमंत्री उनके प्रति बहुत ज़्यादा गंभीरता से उनको लेते नहीं थे, लेकिन उस शख्स ने अपनी अलग से पहचान सिर्फ नेहरू परिवार का दामाद होने की पहचान नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से एक विचारक होने की पहचान के बूते पर वो क्षेत्र जीता था। और वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई कि रायबरेली तो इनकी है। लेकिन रायबरेली ने सबसे बड़ा सेटबैक भी, जो नई राजनीति का पृष्ठ खोला, वो भी रायबरेली ने खोला कि रायबरेली से उस वक्त की, अपने वक्त की सबसे सबल प्रधानमंत्री, जिन्हें उस वक्त आयरन लेडी भी कहा जाता था कि लौह महिला, ये पहली बार किसी के लिए खिताब यूज़ होता था और पहली बार हुआ था। वो इससे पहले सिर्फ ब्रिटेन में ज़रूर एक बार थैचर के लिए आयरन लेडी की चर्चा होती थी और उसी प्रकार से सिर्फ दूसरी बार चर्चा हुई तो वो आयरन लेडी के रूप में इंदिरा गांधी की हुई। लेकिन उनको इसी क्षेत्र ने राजनीति की मुख्य धारा से छिटक कर रख दिया, ये भी एक बड़ी अजीब बात थी। और उन्हें पराजित करने वाला व्यक्ति, उसका नाम भी अब लोग भूल चले हैं। उनको जो पराजित करने वाला व्यक्ति था, आप ये मान के चलिए कि वो घटनाक्रम ऐसा था जिसने देश में आपातकाल और उससे जुड़ी सारी की सारी बातों को हमारे सामने उजागर किया था। और उनको जो पराजय उनको देने वाले व्यक्ति थे राजनारायण, और राजनारायण का नाम फिर लोग भूल जाते हैं आजकल। वो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और शायद समाजवादी आंदोलन में जो मुख्य धारा में हम टॉप 10 की बात करें कि मुख्य धारा में 10 कौन कौन सी हो सकती हैं, तो वो राजनारायण भी थे। और राजनारायण सदा इतनी सादगी का जीवन जीते थे मित्रों, मैं आपको सही बताऊं कि उनके भी अंतिम संस्कार के वक्त समस्याएं बहुत सारी वित्तीय भी आ गई थी और उस व्यक्ति का भी बैंक बैलेंस ज़ीरो था। तो कहाँ देश की एक धुरंधर राजनीतिज्ञ, एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार की प्रतिष्ठित महिला प्रधानमंत्री को शिकस्त देने का उनको गर्व हासिल हुआ, लेकिन उस गर्व के बावजूद उन पर चर्चा कभी हुई नहीं। उसके बाद हुआ नहीं कि राजनारायण कहाँ गए थे, क्या हुआ था उनको और कब तक सक्रिय रह पाए। इन बातों की चर्चा बिल्कुल गौण हो जाती है। लेकिन स्थिति यह है कि ऐसे व्यक्ति को ना तो भुलाया जाना चाहिए और ना ही गौण होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो भी चुनाव लड़ा वो सिद्धांतों के आधार पर लड़ा था। उनका कोई राजनैतिक जो कद था वो इस नाते का नहीं था कि वो बहुत बड़े संपत्ति के मालिक थे। ये भी उनका नहीं था कि वो कोई दबंग राजनीतिज्ञ थे, ये भी नहीं था। तो इसके बावजूद अगर कोई सादगी से और अपने सिद्धांतों पर अड़ जाने वाले व्यक्ति के रूप में कोई अगर सत्ता को चुनौती देता है तो उसकी चुनौती को याद तो रखना चाहिए। और ख़ासकर उन स्थितियों में जबकि उसके द्वारा लड़ा गया वो महत्वपूर्ण चुनाव देश में एक नए बदलाव की बयार का केंद्र बना। आपातकाल उसके बाद लागू हुआ और उसके बाद ये भी हुआ, हमने वो भी दिन देखा जब आपातकाल समाप्त हुआ तो राजनारायण चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये एक बड़ा विचित्र सा हमारा देश है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार, उसको समझना इतना आसान भी नहीं है।
यद्यपि इस बार भी रायबरेली और अमेठी हमेशा नेहरू परिवार के लिए प्रतिष्ठा का केंद्र रही हैं, लेकिन चर्चा ज़्यादा रायबरेली को लेकर है। किस वक्त भी जो प्रतिपक्षी दल है, मुख्य प्रतिपक्षी दल, उसकी सारी की सारी प्रतिष्ठा इस बात पे है कि उसका शिखर पुरुष जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहा है। अब ये क्या नतीजे निकलते हैं इन बातों में हमें नहीं जाना, क्योंकि ये राजनैतिक उठापटक या जो राजनैतिक जो एक गणना है ये हमारा विषय नहीं है। ये ना हमारे ऐसे प्रसारणों का कभी विषय रहा है। मानवीय दुर्बलताओं और मानवीय सबलताओं के बीच में जब जब भी कभी टकराव हुआ है तो वहाँ से एक नई क्रांति का, एक नई रोशनी का सूत्रपात भी हुआ, ये भी हमारे सामने है। यहाँ से अगर इस समय प्रतिपक्षी दल के शिखर पुरुष जीत जाते हैं तो भी काफ़ी हलचल मचेगी, और यदि वो पराजित होते हैं तो भी हलचल उतनी ही मचेगी। किसी व्यक्ति की जय पराजय पर इतना कुछ टिक जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है रायबरेली की गवाही, जो हमारे लोकतंत्र के इतिहास में कई महत्वपूर्ण चैप्टर्स, अध्याय लिख चुकी है। शुक्रिया।